अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? आप लोग ठीक हैं? मैं हूं उसामा तैयब और आप लोग देख रहे हैं सीए ट्यूटर्स। तो चलिए चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं माजरत करना चाहूँगा अपने सब देखने वालों से, अपने व्यूअर से, अपने सब्सक्राइबर से कि मैं इतनी देर में कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर सका। उसकी कुछ रीजन थी, कुछ मेरे अपने पेपर्स आ गए थे, कुछ इक्विपमेंट का प्रॉब्लम आ रहा था, तो मेरे लिए फिजिबल नहीं था। और ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था एक, क्योंकि जब आप वन मैन आर्मी होते हो तो आप अकेले ही रिकॉर्ड भी कर रहे होते हो, एडिट भी कर रहे होते हो, पब्लिशिंग भी कर रहे होते हो, तो उस पर कई दिन लग जाते हैं एक सिंगल वीडियो बनाने में। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मैं बाकायदगी से अपलोड करता रहूंगा कि अल्लाह बेहतर जाने। तो पिछले टाइम को कवर अप करने के लिए आपके लिए लेके आए हूँ ब्रांड न्यू वीडियो जो कि रिलेटेड है FAR2 से। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं FAR2 का सब्जेक्ट यानी कि F7। सबसे पहले तो हम देखेंगे इस FAR2 का पेपर पैटर्न के बेस का पेपर किस तरह से आता है। तो उसमें 3 ग्रेड्स आती हैं, ग्रेड ए, ग्रेड बी और ग्रेड सी। हम स्टार्ट करेंगे ग्रेड बी से, क्योंकि इसकी वेटेज के हिसाब से ग्रेड में जो इसके मार्क्स हैं वो एक आसानी से गेन किए जाने वाले मार्क्स हैं, तो ईजी बहुत है बच्चे के लिए। मैं अब स्टार्ट करूंगा IFRS 16 यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड नंबर 16, जो कि लीजेस है। नई वीडियो बेसिकली पार्ट्स में करने की कोशिश की है ताकि आप लोग बोर ना हो जाए एक साथ इतना सारा कंटेंट अब्जॉर्ब करते करते, क्योंकि हमारा मकसद है पेपर पास करना। जो लॉजिकल स्टूडेंट होंगे उनको तो बहुत अच्छी लगेगी इतनी लंबी लंबी वीडियोस, क्योंकि उनको तो मजा आ रहा होगा इतने लंबे कॉन्सेप्ट्स और इतनी इन डेप्थ डिटेल में जाके। लेकिन जो रटे वाले स्टूडेंट्स हैं वो बोर हो जाएंगे जल्दी से। इतनी ज्यादा लंबी वीडियो को हम क्या करें, बस काम की बात बताओ। तो हम दोनों को बैलेंस वेल बैलेंस हिसाब से लेके चलेंगे साथ साथ, ताकि दोनों तरह के स्टूडेंट्स फायदा उठा सके। कॉन्सेप्ट मैं आपको दूंगा पहले लीज का। आप एज्यूम करें कि आप एक एंटिटी हैं, ठीक है, और आप एक स्मॉल बिजनेस, स्मॉल लेवल पे काम कर रहे हैं। अब जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, बड़ी एंटिटीज होती हैं, वो तो या लोन ले लेंगे या उनके अपने इंटरनल एसेट्स इतने ज़्यादा होंगे कि उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी चीज़ की। वो इंटरनली सारा कुछ मैनेज कर रहे होंगे, उनको किसी भी किस्म का कैश फ्लो का प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब प्रॉब्लम जो आता है वो या तो मीडियम लेवल की इंडस्ट्रीज को होता है या स्मॉल इंडस्ट्रीज को होता है। अच्छा, अब अगर एंटिटी को एक प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट में से कोई चीज़ चाहिए, फॉर एग्जाम्पल एक मशीन चाहिए। अब वो छोटा बिजनेस है, अब वो क्या करेगा, शेयर होल्डर से इतना मांग नहीं सकता। शेयर होल्डर से मांगेगा तो उसकी इक्विटी बढ़ जाएगी, इक्विटी बढ़ेगी तो वो खुद ही सारा जनरेट कर लेगा। और शेयर होल्डर छोटी कंपनी में इतना इन्वेस्ट भी नहीं करते, ना उनके पास इतने एसेट्स होते हैं कि वो कैश फ्लो इतने जनरेट कर सकें। अब वो अगर फॉर एग्जांपल बैंक के पास जाएगा लोन लेने या किसी और क्रेडिटर के पास जाएगा, कोई भी क्रेडिटर या बैंक उसे लोन नहीं देगा। उसकी रीजन क्या होगी, वो कहेंगे आप स्मॉल बिजनेस है, आपके पास कोई गारंटी नहीं है, आप हमें क्या गारंटी आप देते हैं कि आप हमारा जो लोन है वो रीपे कर देंगे। अब जाहिर सी बात है, अगर बैलेंस शीट में एक स्मॉल कंपनी के लोन आ जाए, इतना बड़ा बड़ा क्रेडिटर आ जाए, तो जो शेयर होल्डर्स हैं वो ऑलरेडी उनको मसला होता है, भाई क्यों इतना लोन आपने लिया। मजीद नया इन्वेस्टर आएगा, उसको भी प्रॉब्लम होगा। वो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा बैलेंस शीट में कि इतनी सारी लायबिलिटी इनके पास आ रही है, तो इसका मतलब है कि ये रिस्की कंपनी है, इसमें इन्वेस्ट नहीं करना। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए एक नई ऑप्शन इंट्रोड्यूस करवाएगी जिसे कहा गया लीज। लीज को आप आम जिंदगी में किस्तों या इंस्टॉलमेंट्स के नाम से जानते हैं। लीज में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप ABC लिमिटेड एक कंपनी है, आप गए बैंक के पास। अब बैंक का काम तो है फाइनेंशियल एसेट्स को डीलिंग करना, यानी कि लोन लेना और देना। वो एसेट्स जो है प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट का तो नहीं ट्रेड कर रहा होगा। अब वो क्या करेगा, आप उसके पास जाएंगे, वो आप बैंक से कहेंगे हमें स्पेसिफिक नेचर का या फलां वाला एसेट लीज पे चाहिए। अब जाहिर सी बात है, लीज में वो आपसे कोई गारंटी नहीं मांगेगा, नहीं आपसे ये नहीं कहेगा कुछ चीज प्लेज करो या मॉर्गेज करो, इस तरह से उसकी कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं होंगी। हाँ, अगर आप जनरल लोन लेने जाते फिर आपको होना था कि बैंक ने कोई रिस्ट्रिक्शन लगानी थी कि आपसे कोई गारंटी या प्लेज, कोई आपसे गारंटी मांगनी थी प्लेज या मॉर्गेज की फॉर्म में। लेकिन अब चूंकि लीज है, अब इसमें बैंक क्या करेगा, बैंक के पास रेडिली तो कोई एसेट अवेलेबल नहीं होगा जो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। बैंक उस कंपनी के पास जाएगा, वो कंपनी जो बना रही है एसेट, जिससे आपने ओरिजिनली लेना था। बैंक क्या करेगा, बैंक आपको डायरेक्ट परचेज करके देगा। अब जब बैंक परचेज करेगा तो अब आपको या तो वो कहेगा भाई आप मुझसे खरीद लो, वो एक अलग लमसम अमाउंट आपसे ले लेगा, वो एक अलग केस हो जाएगा। वो IFRS 16 में इस तरह से नहीं आता। बेसिकली IFRS 16 में जाती है वो इंस्टॉलमेंट्स आती हैं, डेबिट पेमेंट्स आती हैं, किस्तें आती हैं, आपकी रेंटल पेमेंट्स होती हैं। अब वो क्या करेगा, वो आपको 2 ऑप्शन देगा। वो कहेगा या तो जो आपका एसेट है वो मेरे नाम पे ही रहेगा और आप मुझे उसका रेंटल पे करते रहो, आप यूज करते रहो।
अब जो आपको पता है IAS 16 में किसी भी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को जब आप यूज करते हैं तो उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज होती है, या उसकी अगर इंटेंजिबल यूज करें तो उसकी अमोर्टाइजेशन होती है। दो चीज आपको बताता चलूं, जो एंटिटी है जो आपसे जो एसेट रिसीव कर रही है, यानी जिसने रेंटल्स पे करने हैं, वो होगी लेसी। और जो एंटिटी आपको एसेट प्रोवाइड कर रही है जिसने रेंटल्स रिसीव करने हैं, वो होगा लेसर। अब इस केस में बैंक जो है वो हमारा लेसर है और जो एंटिटी है ABC लिमिटेड कंपनी वो लेसी है। अच्छा, रेंटल जो ये पे करेगा वो एक्चुअल में जो उसकी फेयर वैल्यू होगी उससे थोड़ा ज्यादा चार्ज करेगा। क्यों? क्योंकि वो कहेगा भाई आपको वैसे तो नहीं था मिल रहा, आपके पास पैसे नहीं थे, तो मैं इंटरेस्ट चार्ज करूंगा आपके ऊपर। आपके जो रेंटल्स आप पे करोगे उसमें आपकी दो अमाउंट्स होगी, एक आपकी इंटरेस्ट की अमाउंट होगी और एक प्रिंसिपल पेमेंट की अमाउंट होगी। अभी मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको लीज स्केड्यूल प्रिपेयर करना सिखाऊंगा, तो उससे आपको इंशाल्लाह बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। अच्छा, ये तो हमने पढ़ा कि लीज होता क्या है। लीज ये कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट नहीं है, याद रखिए कॉन्ट्रैक्ट है। लॉ में आपने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट का डिफरेंस क्या होता है, तो यहाँ पे लीज कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर लिया जा रहा है। लीज की दो टाइप्स हैं, ये टाइप्स लेसर के हिसाब से नहीं होंगी, लेसी के हिसाब से होंगी। पहली आपकी टाइप है फाइनेंस लीज, दूसरी ऑपरेटिंग लीज। फाइनेंस लीज में क्या होगा कि जितने भी रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ऑफ द एसेट है वो आपको ट्रांसफर कर दिए जाएंगे लेसी को। समझ आ जाएगा? अच्छा भाई ये फाइनेंस लीज है, यानी कि लीगल ओनरशिप उसे दे दी जाए, टाइटल उसको दे दिया जाए, इस तरह की चीजें एक्सेट्रा, जिससे पता चले हाँ भाई इसकी सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड लेसी को ट्रांसफर हो गए, उस केस में ये फाइनेंस लीज होगा। और अगर इसके ऑपोजिट चलें जिसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड सब्सटेंशियली ट्रांसफर नहीं हो रहे, सब्सटेंशियली का वर्ड याद रखिएगा, रिस्क एंड रिवॉर्ड सब्सटेंशियल ट्रांसफर होने चाहिए फ्रॉम लेसर टू लेस। अगर ये ट्रांसफर नहीं हो रहे सब्सटेंशियली तो वो ऑपरेटिंग लीज है, अगर ट्रांसफर हो रहे हैं तो ये फाइनेंस लीज है। 7-8 डिफरेंसेस है फाइनेंस और ऑपरेटिंग लीज के, जिनसे पता चलती है जो लीज है आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ ये फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज है। सबसे पहला क्या आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड, तो जिस तरह मैंने अभी पहले बता दिया कि अगर सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाते हैं समझे फाइनेंस लीज है, और अगर नहीं होते तो ऑपरेटिंग लीज है। इसी तरह जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो जाए, यानी कि अगर आपको एक लेसर कहता है यानी बैंक कहता है कि ठीक है आपका एट द एंड ऑफ द लीज टर्म आपको ओनरशिप ट्रांसफर कर दी जाएगी, यानी कि अगर आपको ओनरशिप ट्रांसफर कर दी जाती है एट द एंड ऑफ द लीज, बैंक कहता है ओनरशिप हम आपको ट्रांसफर कर देंगे, तो ये फाइनेंस लीज होगा, और अगर नहीं होता तो ऑपरेटिंग लीज है। इसी तरह अगर बैंक आपको ऑप्शन देता है कि ठीक है आप एट द एंड ऑफ द लीज परचेज कर लें, एक था ओनरशिप ट्रांसफर हो जाना ऑटोमेटिकली, एक है नहीं आपको ओनरशिप ऐसे ट्रांसफर नहीं होगी, आपको उसके लिए एडिशनल पेमेंट करनी पड़ेगी, उसकी वो हम बाद में जाकर डिटेल से पढ़ेंगे कि उसका क्राइटेरिया क्या होगा। लेकिन फिलहाल आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर परचेज ऑप्शन है, यानी कि लेसर आपको कहता है कि लेसी एट द एंड ऑफ द लीज टर्म ये एसेट इतनी वैल्यू का इस प्राइस पे बाय कर ले, तो फिर भी ये फाइनेंस लीज काउंट की जाएगी। अगर लीज टर्म फॉर एग्जांपल एक्सटेंड कर दिया जाए फिर भी ये फाइनेंस लीज होगी। लीज टर्म एक्सटेंड करने का मतलब क्या है, अगर आपने एक ये मशीनरी ली 5 साल की लीज पे और आपको रीजनेबली सर्टेन है कि ये अक्सर 5 साल के अर्सा खत्म होने के बाद मजीद 2-3 साल या 1-2 साल लीज टर्म एक्सटेंड करवा दी जाएगी, कर दी जाएगी, तो ये फाइनेंस लीज होगा। चीजें आपको कुछ इंट्रोड्यूस करवाई जाए। IAS 16 में आपने सिर्फ यूजफुल लाइफ का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। यूजफुल लाइफ कहता है कि इस लाइफ तक या इस ड्यूरेशन तक एक एसेट को यूज किया जा सकता है, यानी कि उसे इकोनॉमिक बेनिफिट उठाया जा सकता है। एक नई चीज है जिसका नाम है इकोनॉमिक लाइफ। इकोनॉमिक लाइफ क्या होती है? टोटल ड्यूरेशन फॉर विच द एसेट इज वर्किंग कंडीशन, यानी कि यूजफुल लाइफ के बाद आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था रेजिडुअल वैल्यू का। आपकी यूजफुल लाइफ खत्म होगी लेकिन एसेट पर फिर भी जान है और वो उसे एक स्क्रैप वैल्यू आपको या रेजिडुअल वैल्यू भी मिलेगी इतने सालों के बाद। वो यूजफुल लाइफ के इक्वल भी हो सकती है, यूजफुल लाइफ से ज्यादा भी हो सकती है इकोनॉमिक लाइफ। तो अगर आपका एसेट यानी आपकी लीज टर्म जो है वो एक मेजर पोर्शन ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ यूज हो रहा है, फिर भी ये फाइनेंस लीज होगा। इवन दो अगर आपको परचेज ऑप्शन या ऐसे रेंटल्स या ऐसे कुछ चीज आपको नहीं ऑफर की जाती है, यानी कि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है, कोई मसला नहीं। जब लीज स्केड्यूल आपको समझाऊंगा उस वक्त आपको बताऊंगा कि आपने QM में जो फॉर्मूलास पढ़े थे वो आप अपने एन्युटीज के कैसे यहाँ पे यूज करने हैं, वो आप यहाँ पे आपको हेल्प करेंगे। तो आपने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी। अगर आपके लीज रेंटल्स हैं उनकी कंबाइंड प्रेजेंट वैल्यू अगर उस एसेट की फेयर वैल्यू के इक्वल या उसके राउंड अबाउट आगे पीछे यानी कि थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं, उससे करीब करीब आ रही है तो समझे ये फिर भी फाइनेंस लीज होगा। अच्छा, फाइनेंस लीज की एक और इंडिकेशन क्या होगी कि अगर इसमें टर्मिनेशन की ऑप्शन हो, यानी कि आप लीज कैंसिल कर सकते हैं एट एनी गिवन पॉइंट, तो फिर भी फाइनेंस लीज काउंट होगा। अगर कोई गेन या लॉस आपको आ रहा है उसे एसेट की फेयर वैल्यू पे उसकी फ्लक्चुएशन हो रही है, तो जो गेन या लॉस आएगा वो लेसी जो है वो बियर करेगा, यानी उसकी स्टेटमेंट्स में जाएगा, तो फिर भी ये फाइनेंस लीज की एक सिग्नल होगा, यानी कि फाइनेंस लीज की एक कंडीशन होगी, उसकी एक साइन होगा कि फाइनेंस लीज है। अच्छा, इन जो कंडीशन मैंने बताई इनमें से कोई एक भी अगर कंडीशन पूरी हो जाती है तो समझे आपका एसेट जो ये जो लीज है वो फाइनेंस लीज है। अगर इन
ज्यादा मल्टीपल भी हो जाए फिर भी फाइनेंस लीज होगी, लेकिन अगर इनमें से कोई एक भी ना हो फिर ये ऑपरेटिंग लीज होगी। तो क्वेश्चन में आपने ध्यान से पढ़ना है लस्सी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज है। जी, तो अब हम अपने जा रहे हैं लीज शेड्यूल की तरफ। लीज शेड्यूल क्या होता है? तो जैसे कि आप स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाते थे, एक टेबुलर फॉर्म में से शो करते थे, इसी तरह यहाँ पे भी आप लीज शेड्यूल को एक टेबुलर फॉर्म में शो करेंगे। लीज पेमेंट्स दो तरह की हो सकती हैं, एक होता है इन एडवांस और एक होती है इन एरियर्स। इन एरियर्स का मतलब ये है कि आपने एक्रूअल बेसिस पे चलना है। साल जब शुरू होगा तो आपने पेमेंट्स जब भी आपकी स्टार्ट हो रही है पेमेंट्स की डेट से लेके ईयर एंड तक आपका जितना इंटरेस्ट एक्रू होगा वो आप ईयर एंड के ऊपर पे करेंगे। जो भी आपका अकाउंटिंग पीरियड है या आपकी लीज टर्म है या जितनी भी आपकी पेमेंट पीरियड्स बन रहे हैं, पेमेंट पीरियड्स बन रहे हैं, उनके एंड पे अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल महीने के एंड पे या क्वार्टर के एंड पे या 6 महीने के एंड पे या साल के इवन एंड पे, तो एंड पे अगर आप पेमेंट कर रहे हैं किसी भी डेट की या पीरियड की तो वो आपके इन एरियर्स काउंट किया जाएगा। और अगर आप एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड पे करें तो वो इन एडवांस काउंट किया जाएगा। इन दोनों में स्लाइट डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, वो मैं आपको इंशाल्लाह साथ साथ क्लियर करता जाऊंगा, बताता चला जाऊंगा।